आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेल्थ बॉम्बर्स को लेकर, साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत को बॉम्बर्स की आवश्यकता है या नहीं। इस समय पूरे वर्ल्ड में जितनी भी बड़ी मिलिट्री पावर्स हैं, उनके पास में बॉम्बर एयरक्राफ्ट हैं और वो अपने नेक्स्ट जनरेशन बॉम्बर एयरक्राफ्ट के ऊपर काम कर भी रहे हैं। यूएस के पास में B-52, B-1B और B-2 स्पिरिट जैसे बॉम्बर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। इसके अलावा यूएस की तरफ से B-21 स्टेल्थ बॉम्बर के ऊपर भी काम किया जा रहा है। वहीं अगर रशिया की बात की जाए तो उनके पास में Tu-22 और Tu-160 जैसे बॉम्बर्स ऑलरेडी मौजूद हैं और आने वाले समय में रशिया की तरफ से पाकड़ा नाम का एक और बॉम्बर एयरक्राफ्ट बनाया जाएगा जो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेल्थी होगा। इसके अलावा अगर चाइना की बात की जाए तो उनकी तरफ से H-6 बॉम्बर का प्रयोग किया जाता है जो बेसिकली सोवियत ओरिजिन का टुपोलोव Tu-16 है। इस समय चाइना एक स्टेल्थ बॉम्बर के ऊपर भी काम कर रहा है और इस बॉम्बर को नाम दिया गया है H-20। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन इस बॉम्बर को लेकर निकल कर आई है उसके हिसाब से ये एयरक्राफ्ट ऑलमोस्ट बनकर तैयार है और उस हिसाब से आने वाले समय में चाइना के पास में एक स्टेल्थ बॉम्बर होगा। लेकिन जब भी हम लोग भारत के केस में बॉम्बर की बात करते हैं तो आमतौर पर वही दो आर्ग्यूमेंट निकल कर आती हैं, जहां पर कहा जाता है कि भारत के एनिमीज भारत के बॉर्डर के बगल में हैं और उस हिसाब से भारत को लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज कही जाती है कॉस्ट को लेकर। कहा जाता है कि वन टाइम एक्विजिशन कॉस्ट बॉम्बर्स की काफी ज्यादा है और इसी वजह से भारत को इस तरीके के एयरक्राफ्ट की आवश्यकता नहीं है। बॉम्बर्स को लेकर एक आर्ग्यूमेंट ये भी दिया जाता है कि इनको मेंटेन करना कंपैरेटिवली मुश्किल है और इसी वजह से भारत के कॉन्टेक्स्ट में इस तरीके के एयरक्राफ्ट की आवश्यकता है ही नहीं। अगर आप स्टार्टिंग से अल्फा डिफेंस के वीडियोस देखते आए हैं तो आपने सुना होगा कि हम लोगों ने इस चीज को कई बार रिपीट किया है कि बॉर्डर्स केवल जमीन पर नहीं होते हैं और भारत के कॉन्टेक्स्ट में पूरा इंडियन ओशन पड़ा हुआ है जिसको भारतीय नौसेना कवर करती है। पूरे इंडियन ओशन रीजन में अगर इंडियन नेवी को अपने शिप्स भेजने हैं तो नेवल वेसल्स को ट्रैवल करने में समय लगता है और अगर कोई चीज टाइम सेंसिटिव है तो आप उस तरीके के मिशंस के लिए तैयार नहीं है। हालांकि एक आर्ग्यूमेंट ये भी दी जाती है कि भारतीय नौसेना के पास में P-8I नेपट्यून एयरक्राफ्ट मौजूद हैं जो लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिशंस कर सकते हैं, लेकिन इन एयरक्राफ्ट के ऊपर हार्पून मिसाइल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। लेकिन हार्पून की स्टैंड ऑफ रेंज इतनी नहीं है कि वो एनिमी फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स की एयर डिफेंस जोन से बाहर रह के बॉम्बिंग कर सके। दूसरा एस्पेक्ट है लोड आउट का। देखिए, ईरान के ऊपर इजराइल की तरफ से लगातार अटैक्स किए जा रहे थे और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इस्फहान की फोटोग्राफ देख रहे हैं जिसमें साफ समझ में आता है कि ये एरिया पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया था और उसके बाद भी इसकी अंडरग्राउंड फैसिलिटी पूरी तरीके से तबाह नहीं हुई थी। कहीं न कहीं यही कारण था कि यहाँ पर यूएस को इन्वॉल्व होना पड़ा था और उन्हें अपने GBU-57 मॉक बॉम्ब्स का प्रयोग करते हुए इन अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को टारगेट करना पड़ा था। भारत और पाकिस्तान के केस में भारत की तरफ से पाकिस्तान की कुछ अंडरग्राउंड फैसिलिटीज को टारगेट किया गया था, लेकिन भारतीय अटैक काफी हद तक सिंबॉलिक थे और यहाँ पर किसी भी तरीके की कोशिश नहीं की गई थी कि पाकिस्तानी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाए। हालांकि अगर फ्यूचर में आपको इन फैसिलिटीज को पूरी तरीके से खत्म करना है तो आपको GBU-57 जैसी कैपेबिलिटीज चाहिए होंगी और इस तरीके के हैवी म्यूनिशन को लॉन्च करने के लिए आपको बॉम्बर भी चाहिए होगा। वैसे यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि अगर C-17 की कार्गो बे में एक बॉम्ब डाल दिया जाता है तो ये एक हैवी बॉम्बर बन सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इसकी एक्यूरेसी उतनी एक्यूरेट होगी नहीं। इस तरीके की फैसिलिटीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास में पिन पॉइंट एक्यूरेसी होनी चाहिए और अगर एक्यूरेसी की परेशानी ना होती तो आप यहाँ पर बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स भी यूज कर सकते थे। लेकिन आमतौर पर बड़ी बैलिस्टिक मिसाइल्स का CEP 50 मीटर से ज्यादा का होता है और इसी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स इस तरीके के रोल्स में यूज नहीं किए जा सकते। आमतौर पर रिएक्टर के कोर्स 10 मीटर के आसपास होते हैं और मैं यहाँ पर डायमीटर की बात कर रहा हूँ। ऐसे में अगर आपको इन रिएक्टर कोर्स को हिट करना है तो आपके वेपन सिस्टम की एक्यूरेसी काफी सिग्निफिकेंट होनी चाहिए और इसी वजह से बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम यहाँ पर वेपन ऑफ चॉइस नहीं है। ओवरऑल अगर बॉम्बर रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो मिलिट्री बेसिकली डिप्लोमेसी का एक टूल होता है और आने वाले समय में आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसे रहने वाली है उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि आपको किस तरीके की मिलिट्री चाहिए। अगर आप ऐसी क्षमताएं चाहते हैं कि इंडियन ओशन रीजन में आपका दबदबा हो तो आपको बॉम्बर्स चाहिए और अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये भी है कि पाकिस्तान जैसे एनिमी के न्यूक्लियर रिएक्टर अपनी मर्जी के हिसाब से तोड़े जा सके तब भी आपको बॉम्बर्स की आवश्यकता होगी। लेकिन अगर आप सुपर पावर क्लब में नहीं जाना चाहते हैं और आपके हिसाब से Su-30 MKI के ऊपर एक ब्रह्मोस काफी है तो आप उस हिसाब से अपनी फॉरेन पॉलिसी परस्यू कर सकते हैं और ऐसी स्थिति में आपको बॉम्बर्स की आवश्यकता नहीं होगी। ओवरऑल चीजें डिपेंड करती हैं कि आने वाले समय में आपकी फॉरेन पॉलिसी कैसी रहने वाली है और आप अपने लिए किस तरीके का रोल देख रहे हो। होप आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी मिली होगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।